हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई एम पूनम दुआ फ्रॉम इमेंट एजुकेशन एकेडमी ऑफ लिटरेचर और आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से BHU MA इंग्लिश 2020 एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं हम आजकल, जिसमें क्वेश्चन 60 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और 61 से हम आज शुरुआत करेंगे। तो देखिए, सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से नोट करिए, पेन एंड पेपर लेकर बैठिए, तभी आप नॉलेज गेन कर पाएंगे इस वीडियो के थ्रू। प्लीज डू नॉट लुक ओनली फॉर द राइट आंसर, प्लीज लुक फॉर द इंफॉर्मेशन बिहाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 61 से हम करते हैं शुरुआत। विलियम गॉडविन्स सेले विलियम 1794 का है। इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। द करेक्ट आंसर इज गॉथिक नॉवेल। थिंग्स एज दे आर इसका सब टाइटल है थिंग्स एज दे आर और द एडवेंचर्स ऑफ सेलेब विलियम। विलियम गॉडविन का लिखा हुआ एक 3 वॉल्यूम नॉवल है। द नॉवल वॉज एक्चुअली अ कॉल एन इन्वोकेशन टू एंड द अब्यूज ऑफ पावर बाय व्हाट गॉडविन सॉ एज अ टायरेनिकल गवर्नमेंट। तो एक टायरेनिकल गवर्नमेंट को एंड करने के लिए एक कॉल है ये नॉवल, साथ ही साथ गॉथिक भी है। और विलियम गॉडविन की बात चली ही है तो मुझे मैरी शेले का लिखा हुआ फ्रैंकेनस्टीन भी याद आ गया। मे बी आपको उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है कि मैरी शेले ने फ्रैंकेनस्टीन किसको डेडिकेट किया था, तो द आंसर इज विलियम गॉडविन। मैरी शेले डेडिकेटेड हर नॉवल फ्रैंकेनस्टीन टू हर फादर विलियम गॉडविन। Next question. The Life and Opinions of Tristram Shandy by Lawrence Stern contains how many volumes? That is the question. And the answer is 9 volumes. Option number 2. The Life and Opinions of Tristram Shandy, gentleman also known as just ट्रिस्ट्रम शैंडी, एक नॉवल है बाय लॉरेंस स्टर्न जो कि पब्लिश हुआ था 9 वॉल्यूम्स में 1759 में। ईयर्स को जरूर याद रख लीजिएगा। एंड 7 अदर फॉलोइंग ओवर द नेक्स्ट सेम ईयर्स। तो सबसे पहले 2 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए थे 1759 में, उसके बाद 7 और वॉल्यूम्स आए थे इन फर्दर 7 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन. Female actors appeared on the English stage during the Elizabethan age, Jacobean age, Caroline age or Restoration age. The correct answer according to me is Restoration age. Women were first officially permitted to perform on the English stage in the early 1660s, that is after the restoration of King Charles II, and respectable women in that time would not usually consider a career in the थिएटर। तो थिएटर का करियर फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं माना जाता था उन दिनों। नेक्स्ट क्वेश्चन. It is related to Girish Karnad, one of my favorite actor who passed away last year. Which is the last play of Girish Karnad? The correct answer is option number 4. गिरीश कर्नाड जो कि एक इंडियन एक्टर थे, डायरेक्टर थे, कन्नड़ा राइटर थे, इंग्लिश राइटर भी थे, प्ले राइट थे, एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे और इंडियन सिनेमा का बहुत अच्छा पार्ट थे। साउथ इंडियन सिनेमा एंड बॉलीवुड बोथ ही हैज वर्कड इन। और उनके लास्ट प्ले का नाम था रक्षा तंगड़ी। दैट इज सेट अगेंस्ट द बैटल ऑफ तालीकोट। तालीकोट की बैटल पर बेस्ड था ये। दैट ब्रॉट अबाउट द एंड ऑफ द विजयनगर एम्पायर इन द मिड 16th सेंचुरी। और जब उनके लास्ट प्ले की बात हो ही रही है तो मैं आपको उनका फर्स्ट प्ले भी बता देती हूँ। उनका फर्स्ट प्ले था ययाति, जो कि यहाँ पर एज अ फर्स्ट ऑप्शन लिखा गया। ये फर्स्ट प्ले था उनका जो कि उन्होंने 1961 में लिखा था। बहुत ही यंग थे वो, वाइल स्टिल एट ऑक्सफोर्ड में थे उस वक्त वो। एंड इट इज सेंटर्ड ऑन द स्टोरी ऑफ द mythological king, and the play established Karnad's use of the theme of history and mythology that would inform his work over the following decades. तो उनका प्ले, फर्स्ट प्ले ही उनकी एक पहचान बन गया था हिस्टोरिकल प्ले राइटर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हेरी एप से रिलेटेड है। हेरी एप ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने, सभी लिटरेचर स्टूडेंट्स ने ये प्ले पढ़ा होता है। द हेरी एप 1922 का एक प्ले है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द हेरी एप जिसका प्रोटैगनिस्ट है यांग को इम्प्रिजन कर लिया जाता है एट अ पर्टिकुलर प्रिजन। व्हाट वाज हिज क्राइम? दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। द आंसर इज he punched a gentleman. Harry Ape, as I told you, 1922 का एक expressionist play है by American playwright Eugene O'Neill, and it is about a labor जिसका नाम है यांग, जो कि protagonist है। and in one of the scene Yang punches a gentleman in the face and is arrested shortly thereafter. Next question. Who among the following is not an American modernist
poet? The correct answer is option number 4, Les Murray, जिनका पूरा नाम है Leslie Allen Murray. He was an Australian poet, anthologist and critic. Next question. Which essayist has been called the brightest, wisest and meanest of mankind? तो ये लाइन किसने कही थी, किसके लिए कही थी? बेसिकली ये लाइंस कही गई हैं फ्रांसिस बेकन के लिए बाय एलेक्जेंडर पोप. एलेक्जेंडर पोप ने अपनी एपिसोड 4 में ऑफ हिज एसे ऑफ मैन में रेफर किया है टू सर फ्रांसिस बेकन एज द वाइसेस्ट, ब्राइटेस्ट, meanest of mankind, and the great poet, the great classical poet Alexander Pope basically regarded him like this. बेकन को वैसे भी फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है और उनके एसेज बहुत फेमस हैं फॉर देयर विट एंड फॉर देयर स्टाइल, एंड मोस्ट ऑफ द लाइन्स ऑफ हिज एसे हैव ऑलवेज बीन एक्लेम्ड एज इमॉर्टल कोट्स. तो बेकन के एसेज की लाइन्स भी बहुत ही ज़्यादा फेमस होती हैं, कोट्स की तरह यूज़ की जाती हैं. दैट इज़ द रीज़न मे बी Alexander Pope has given him such a great lines. नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर के मैकबेथ से. शेक्सपियर नो डाउट सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर हैं किसी भी लिटरेचर स्टूडेंट के लिए. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है. हाउ डू द वियर्ड सिस्टर्स ग्रीट बैंको इन मैकबेथ? तो मैकबेथ को अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए. आई विल प्रोवाइड द लिंक टू द वीडियो ऑफ मैकबेथ. तो 3 विचेज हैं इसमें जो कि ग्रीट करती हैं, मिलती हैं रास्ते में मैकबेथ और उनके फ्रेंड बैंको को. मैकबेथ एक ट्रेजेडी है 1606 की लिखी हुई बाय विलियम शेक्सपियर एज एवरीबडी नोज. एंड द 3 विचेज ग्रीट मैकबेथ एज थेन ऑफ ग्लैमिस, जो कि वो हैं, थेन ऑफ कॉर्डर जो कि वो बनने वाले हैं, एंड किंग हेयर आफ्टर जिसके बाद वो किंग बनेंगे. एंड देन दे प्रॉमिस बैंको दैट ही विल फादर किंग्स and he will never be the king himself, and then they disappear. So the line is, thou shall get kings though thou be none. So option number 4 here becomes the right answer. Your descendants will be king even though you will not be one. That is what the meaning of this line is, and this is said to Banquo. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है मिनिमल पेयर से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनिमल पेयर? सीट, नीट, सिट, पिट, लाइट, हाइट, थीफ, थिन. तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा थीफ, थिन. थीफ, थिन में हमारे 2 साउंड्स का डिफरेंस है, बाकी सब में सिंगल साउंड का डिफरेंस है. तो मिनिमल पेयर होता है ऐसे 2 वर्ड्स विच वेरी ओनली बाय अ सिंगल साउंड. जैसे यहाँ पर हम सीट, नीट बिल्कुल सेम साउंड से बोल रहे हैं, सिर्फ स और ना का फर्क आ जाता है. सिट और पिट में भी स और पा का फर्क है. लाइट और हाइट में सिर्फ ल और ह का फर्क है. लेकिन थीफ और थिन इनमें 2 डिफरेंसेस है. एक तो लास्ट डिफरेंस है इसमें फ और ना का, और थीफ एक स्ट्रेच्ड है जिसमें हम लॉन्ग ई का साउंड यूज कर रहे हैं और थिन में हम शॉर्ट ई का साउंड यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लुक बैक इन एंगर. मैं आपको हमेशा कहती आई हूँ कि ये प्ले आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. 1956 का प्ले है. जॉन ऑस्बर्न के द्वारा लिखा हुआ एक रियलिस्ट प्ले है जो कि फोकस करता है जिमी पॉटर और उनकी वाइफ एलिसन के लाइफ स्ट्रगल पर. जिमी पॉटर आइदर स्पीक्स और ब्लोज और ट्रम्पेट ब्लो करते हैं वो इस पूरे प्ले में अपनी एनर्जी को शो करने के लिए. इट सिंबलाइजेस बेसिकली जिमीज डिजायर टू बी द वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस इन सोसाइटी, यू कैन से. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द मेंबर ऑफ फेबियन सोसाइटी? द करेक्ट आंसर इज GB शॉ. फेबियन सोसाइटी एक ब्रिटिश सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका पर्पस था टू एडवांस दी प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. तो इमीडिएटली अपॉन इट्स इंसेप्शन द फेबियन सोसाइटी बिगेन अट्रैक्टिंग मेनी प्रोमिनेंट कंटेम्प्रेरी फिगर्स एंड मेनी फिगर्स ड्रॉन टू इट्स सोशलिस्ट कॉज इंक्लूडिंग GB शॉ जिनका नाम यहाँ पर आ चुका है, H.G. वेल्स, एनी बेसेंट. बहुत सारे नोन सेलिब्रिटीज इस मोमेंट के साथ फेबियन सोसाइटी के साथ जुड़े हुए थे. एक सबसे प्रोमिनेंट नाम आता है रैमसे मैकडोनल्ड का जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं यूनाइटेड किंगडम के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आर्थर मिलर्स प्ले ऑल माई सन्स. ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्ले है. क्वेश्चन पूछा गया है इन आर्थर मिलर्स प्ले ऑल माई सन्स लैरीज ट्री फॉल्स बिकॉज द करेक्ट आंसर इज लाइटनिंग स्ट्रक इट. लैरीज ट्री पूरी फैमिली के लिए एक सिंबल है, एक होप है कि
लैरी जिस वॉर पर गया था उससे वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि लैरी उस वॉर पर जाने के बाद से वापस ही नहीं आया. When Larry's tree falls, it is a tragic sign for the family that he won't be coming home, and it falls because of a lightning. अगर आप ये वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए. I have got this video as well. Next question. Like a huge python winding round and round, the rugged trunk indented deep with ears. तो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? ये लाइंस ली गई हैं और कैसरीना ट्री से. ऑप्शन नंबर 4. और कैसरीना ट्री एक पोइट्री है रिटन बाय इंडियन राइटर टोरू दत्त, which celebrates a huge tree where the writer spent her childhood once. Next question. Which of the following works of Ernest Hemingway is about bullfighting? The correct answer is Death in Afternoon. Option number 4. Death in Afternoon एक non-fiction work है, book है written by Ernest Hemingway about the ceremony and tradition of Spanish bullfighting, and it was published in 1932, 1932. The book actually provides a great look at the history and what Hemingway considers the magnificence of bullfighting. Next question. Which play of William Shakespeare is considered to be an artistic failure by T.S. Eliot? The correct answer is option number 1, Hamlet. T.S. Eliot calls that Hamlet is an artistic failure. Hamlet and his problem is an essay written by T.S. Eliot. 1919 में लिखा गया था ये. उसी essay में T.S. Eliot ने ये बात कही है कि Hamlet is an artistic failure. Next question. Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. तो ये लाइंस क्या रेफर करती हैं? वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई ये लाइंस है. ये लाइंस रेफर करती हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को. इन द प्रिल्यूड की ये लाइंस है इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने अपना काफ़ी टाइम फ्रांस में स्पेंड किया था ड्यूरिंग 1790s. उन्होंने ये लाइन लिखी हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में. एंड द कोट एज आई टोल्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रिल्यूड. Next question. What term does Aristotle use for recognition? The correct answer is option number 2, anagnorisis. इसका मतलब होता है रिकॉग्निशन, और इस टर्म को एरिस्टोटल ने ट्रेजेडीज के लिए तो यूज़ किया ही था और बाद में ये कॉमेडी, एपिक और नॉवेल्स में भी यूज़ की जाने लगी. इसका मतलब ही होता है रिकॉग्निशन, जो कि हमारा क्वेश्चन कहता है जब हीरो को ये एहसास होता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, व्हाट ही इज़ एक्चुअली, और एक तरीके का रिकॉग्निशन रिलेटेड रियलाइजेशन होता है. जैसे कि इडिपस को एक टाइम पर आकर पता चलता है कि ही इज़ मर्डरर ऑफ हिज ओन फादर एंड लवर ऑफ हिज ओन मदर. तो दिस बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ anagnorisis. Next question. The writer who first taught us to determine upon principles of merit of composition. ये लाइंस किसके लिए रेफर की गई? The correct answer is John Dryden. John Dryden, the father of English criticism, is the title conferred on John Dryden by Dr. Johnson, who once said, Dryden may be properly considered as the father of English criticism, as the writer who first taught us to determine upon the principles of merit of composition. Next question. Who is the first person to win Gyanpith Award in English? Correct answer is Amitav Ghosh. Option number A. भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड ये ऑथर्स को दिया जाता है उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए टुवर्ड्स लिटरेचर, और इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1961 में. बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड लीडिंग कंटेम्प्रेरी इंग्लिश राइटर अमिताभ घोष वॉज अवार्डेड द 54th, आप लोग ये भी याद रखिए, 54th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द एनरिचमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, एंड ही इज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर टू गेट द honor. Next question. Blank verse was first used by which of the following? The correct answer is option number 4. Blank verse एक particular format है poetry लिखने का that closely resembles natural human speech. हमारी speech की तरह ही लगता है. And the definition of the blank verse is unrhymed iambic pentameter which features 5 2-syllabic metric feet per line. And the first known use of blank verse in the English language was by Henry Howard. And in his translation of the Aeneid, a Latin
epic poem written by Virgil, we get to see the use of blank verse. Next question, who is the muse of epic poetry? The answer is option number 1, Calliope. In Greek mythology, Calliope is the muse who presides over eloquence, simplicity, and epic poetry. Next question. According to A.G. Gardiner's essay on superstition, Romans never carried forward their business after which of the following event? The correct answer is after hearing a thunder. एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, जो कि इनका पूरा नाम था, एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे, ऑथर थे, और उन्होंने ये ऐसे लिखा था ऑन सुपरस्टिशंस. एंड इन दिस पर्टिकुलर essay we have the theme of fear, control, of course superstition, as the name says, logic, tradition, insecurity, and escape. And according to this essay, Romans would never transact any kind of business after it had thundered. Next question. The Mysteries of Udolpho is which kind of text? The Mystery of Udolpho N. Radcliffe के द्वारा लिखा गया है and it raised the Gothic romance to a new level. 1794 का टेक्स्ट है ये and N. Radcliffe के द्वारा लिखा गया. It represents Gothic novel genre. Next question. Thomas Hardy was by profession which of the following? The correct answer is option number 2, an architect. Thomas Hardy, जो कि एक बहुत ही अच्छे इंग्लिश नॉवलिस्ट और पोएट थे, पोएट बनने से पहले, लंदन आने से पहले वो बेसिकली एक बहुत ही ट्रेंड आर्किटेक्ट थे. Next question. Browning's poem based on an Italian murder trial of late 17th century is which of the following? The correct answer is option number 4, The Ring and the Book. The Ring and the Book एक लॉन्ग ड्रामेटिक नैरेटिव पोइट्री है जिसमें अराउंड 21,000 लाइन्स है, written by Robert Browning, and the work is considered to be his greatest and was based upon the proceedings of a Roman murder trial in 1698. 1698 के एक मर्डर ट्रायल पर बेस्ड है. Next question. Whom complained that Donne affects the metaphysics, perplexing the minds of the fair sex with nice speculations of philosophy? The correct answer is John Dryden. John Donne was much to blame, according to John Dryden, because he affects the metaphysics not only in his satires but in his enormous verses as well. Next question. During the Victorian age, who resigned the Slade Professorship of Art at Oxford as a protest against the establishment of a laboratory for the dissection of human bodies? The correct answer is John Ruskin, option number 2, 1879. In 1879, Ruskin resigned from Oxford but resumed his professorship in 1883 and again he resigned in 1884. दोबारा से रिजाइन कर दिया था and he gave his reason as opposition to vivisection. Vivisection means also known as V-section, surgery kind of conducted for experimental purposes on living organisms. Next question. The division of characters into flat and round was made by which of the following? So the correct answer is E.M. Forster. Flat characters are basically two-dimensional in that they are relatively uncomplicated, simple से होते हैं, they do not change throughout the course of a work. तो ऐसे characters जो कि supporting actors का role play करते हैं basically और ज़्यादा change नहीं होते, शुरुआत से लेकर end तक जैसे हैं वैसे ही रहते हैं. By contrast, round characters are complex and undergo a kind of development and sometimes sufficiently to surprise the reader. कुछ कई बार इतना ज़्यादा change आ जाता है उस round character में कि readers बहुत ही surprise हो जाते हैं and these two types of description of these characters are described by E.M. Forster. Next question. Faith unfaithful kept him falsely true is an example of which of the following? The correct answer is oxymoron. It is a figure of speech in which clearly apparently contradictory terms appear in conjunctions, जो कि हमारा यहीं पर example है faith unfaithful, falsely true. Next question.
Which of the following novels does not deal with India's partition? The correct answer is option number 2, Two Leaves and a Bud. टू लीव्स एंड अ बड मुल्कराज आनंद का नॉवल है जो कि पब्लिश हुआ था 1937 में. एंड ऑफ कोर्स 1937 में अगर पब्लिश हुआ है तो पार्टीशन के साथ कैसे डील कर सकता है? पार्टीशन तो 1947 में हुआ था. लाइक द अदर नॉवेल्स ऑफ मुल्कराज आनंद, इसमें भी ऑपरेशन का ही इशू दिखाया गया है, पॉवर्टी का इशू दिखाया गया, किस तरीके से एक पेजेंट जो है वो ट्राई करता है अपनी डॉटर को एक ब्रिटिश सोल्जर से प्रोटेक्ट करने की. So we have reached to the end of part 3. Please continue watching our channel. We will soon come with part 4. Thanks a lot for watching. Best of luck for your exams. Please do not forget to share and subscribe the channel.